कि अलमारी में एक बक्सा था और उसमें उसमें ममीफाइड सर था और कुछ जेनेटिकल्स भी थे। वो एक युवक का था जिससे मैं पहली बार मिलोकी के बार में मिला था और यह एक बंद धातु का बक्सा था। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फ्रीकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में मिस्टर फ्रीकी में। दोस्तों, ये इंटरव्यू का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और इस इंटरव्यू को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपको लगता है कि अगर आप इसके बारे में अधिक खुले तौर पर बात कर पाते तो यह चीज़ आपको हेल्प करती? अगर आप यह किसी से शेयर करते तो आप खुद को उस रास्ते पर जाने से रोक सकते थे। मुझे नहीं पता कि वास्तव में यह चीज़, अगर कोई चीज़ मुझे इससे कभी भी दूर कर पाती। किसी को बताकर भी मुझे नहीं लगता कि मुझे उस रास्ते पर ये जाने से रोक पाती। मेरे दिमाग में हर वक्त वही थॉट चल रहे थे और इसीलिए इसे रोक पाना मुश्किल था। आपके दिमाग में वह सारे थॉट्स नाच रहे थे, लेकिन आप शर्मीले और इंट्रोवर्ट थे। तो क्या आपको लगता है कि आपके पापा ने आप पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास जो विचार थे, मेरे पास जो कल्पनाएं थी, उन्हें मैं कभी बाहर आने ही नहीं देता था। आप ये सब अंदर रखने में बहुत अच्छे थे, है ना? बिल्कुल, मैं सब अंदर ही रखता था। मैंने अपने किसी भी विचार या भावनाओं को किसी भी तरह बाहर आने नहीं दिया। तो मुझे कभी कैसे पता चलेगा अगर तुमने यह किसी को बताया ही नहीं? नहीं, आपने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, जहाँ तक मुझे पता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे बारे में मुझे पहले से ही पता होता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं इस बारे में कुछ कर सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपराध करते हैं वह उनका जिम्मेदार उसका दोष दूसरों पर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। वह दोष अपने माता पिता, अपने पालन पोषण पर देते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ खुद से भागने की कोशिश करते हैं। मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदारों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। वे इसके लिए किसी भी तरह से बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है और मैं इस सब की जिम्मेदारी लेता हूँ। परंतु क्या आपको यह लगता है कि आपने जो किया है वो सही है? क्या आप अपने पिता से बात करके इसको सुलझा सकते थे? क्या आपको लगता है कि आपने जो किया है उससे आपके परिवार को तकलीफ नहीं पहुंची है? क्या लोग इससे आपके परिवार और परवरिश पर सवाल नहीं उठाएंगे? मैं समझता हूँ कि मैंने जो किया है, जो भी मेरे साथ हुआ है, वो मेरे परिवार को बिल्कुल भी पता नहीं था और मेरी वजह से मेरे परिवार को दोष देना बिल्कुल गलत है और ऐसा अधिकार किसी को भी नहीं है। वो पूरी तरीके से निर्दोष है और लोगों की यही चीज़ मुझे गुस्सा दिलाती है। लेकिन माता पिता स्वाभाविक रूप से, मेरा मतलब कोई भी माता पिता जो वास्तव में अपने बच्चों की परवाह करते हैं, इसलिए मुझे खुद को काफ़ी गिल्टी फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी परवरिश में ही कहीं खोट रह गई है और यह काफ़ी स्वाभाविक बात है। आपके पिताजी ने बुक में दवा से लेकर हर तरह की चीज़ों के बारे में बताया है कि आपकी माँ को अपनी गर्भावस्था के दौरान दवाइयों का असर हुआ था। कम उम्र से ही घर में हिंसक झगड़ों का तुम पर बहुत बुरा असर हुआ था और यह बात भी बताई कि आपका हिंसक और जुनूनी नेचर आपके जेनेटिक प्रवृत्ति से आया है। क्या इसके बारे में आपको कोई राय है? मुझे ये पढ़कर इन चीज़ों के बारे में काफ़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सब बहाने हैं और इसीलिए मैं इसके बारे में जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। मैंने इसका सामना किया है। मैं अब इस पॉइंट पर हूँ जहाँ अब मुझे कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को भी दोष नहीं देना चाहता हूँ और मैं अकेला हूँ जो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम्हें यह कब लगा कि यह सब चीज़ें दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए थी? खैर, मैं इसके लिए आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने ही मुझे साइंस में रुचि पैदा की। मैंने ये जाना कि यह झूठ है कि विकास सच है। विकासवाद का सिद्धांत असत्य है कि हम सभी बस एक ही जगह से आए हैं और हमें एक दिन मरना है। आप जानते हैं कि वहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं, तो यह पूरी थ्योरी झूठी लगती है। मैंने इसके बारे में एक बुक भी पढ़ी है जिसमें इन बातों का साइंस में कोई जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के स्वर्ग के सच्चे निर्माता है
यह बस ऐसे ही नहीं हुआ है और मैंने उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। मुझे विश्वास है कि मेरे साथ अन्य सभी उसके प्रति जवाबदेह रहेंगे। मेरा मतलब है कि जब वे थे तो उन्होंने मुझे चलना बोलना सिखाया, उन्होंने मुझे अनुशासित किया और इसलिए मैं उनके प्रति जवाबदेह महसूस करता हूँ। लेकिन बाद में मेरे घर छोड़ने के बाद मैं अपनी छोटी सी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ सिर्फ मैं था और जिसका पूरा कंट्रोल मेरे पास था, और यहाँ से ही मैं खुद को और उससे दूर जाता चला गया। मैंने उसे वह हर चीज़ सिखाई थी जो उसे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकती थी। हम कुछ भी करें, अंत में हमें उसे जवाब देना ही पड़ता है। अंत में वही हमारा मालिक है और वह मूल अवधारणा सभी के लिए एक मौलिक चीज़ है। मतलब आपने कम से कम कुछ समय के लिए एक मजबूत धार्मिक चीज़ें इसे सिखाने की कोशिश की थी, जिससे कुछ सालों के लिए क्यों न हो इससे जेफ को रोका जा सके। तुमको क्या लगता है जेफ, यह सही है? हाँ, मुझे लगता है कि इसका मेरे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा था। मेरा मतलब है, यदि कोई व्यक्ति यह नहीं सोचता कि वहाँ कोई ईश्वर है जिसको कोई जवाब देना है, तो फिर क्या? तो ऐसे इंसान को इस पॉइंट से क्या ही फर्क पड़ेगा। और मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन बाद में मैं इस स्तर पर आया कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर है। वहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। आपको इस बारे में याद है, जब आप बड़े हो रहे थे तो माता पिता किस बात पर बहस करा करते थे और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा? वह घर एक नर्विंग और डिप्रेसिंग था। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था। मेरा मानना है कि घर सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं बनता है। मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ये एक दूसरे के लिए इतना नफरत करते हैं। ज़्यादातर समय मुझे ऐसा ही लगता था कि इनको एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उस वक्त मैं ये चीज़ें पूछने की हालत में नहीं होता था। क्या आपने कभी एक दूसरे को दोष दिया है, मतलब अपने माँ बाप पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बस निराश था क्योंकि मेरे आसपास की चीज़ें, आप चाहते थे कि चीज़ें और शांतिपूर्ण हो, राइट? जहाँ तक मैंने देखा है, घर में कोई मारपीट तो नहीं होती थी, बस दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते बहुत थे, जिससे घर में तनाव बढ़ जाता था। आपके पिताजी द्वारा बताई गई डरावनी कहानियों में से एक बॉक्स के बारे में भी एक कहानी है जो उन्होंने तुम्हारे रूम में पाया था। आपका इस पर क्या दृष्टिकोण है? मेरे बेडरूम की अलमारी में एक बक्सा था और उसमें ममीफाइड सर था और कुछ जेनेटिकल्स भी थे। वह एक युवक का था जिससे मैं पहली बार मिलोकी के बार में मिला था, और यह एक बंद धातु का बक्सा था। जब मेरे पिताजी मुझसे एक सप्ताह मिलने आए तो ऐसा हुआ कि उन्होंने इसे देख लिया और हमारे बीच थोड़ी बहस हो गई क्योंकि मैं इसे खोल नहीं रहा था, लेकिन जिसके बाद उन्होंने उस बंद डिब्बे को बेसमेंट में ले गए और उसे पटक कर खोलने की कोशिश करने लगे। आप क्या सोच रहे थे जब वह नीचे बॉक्स को खोलने के लिए जा रहे थे? मैं बस बाहर खड़े होकर देख रहा था। मुझे ऐसा लगा मानो अब सब खत्म होने वाला है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना या कहना है। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। मैं बस सोच रहा था, लेकिन बॉक्स नहीं खुला और इसलिए मेरा झूठ जारी रहा। उसके बाद वर्षों तक वह सब जारी रहा। उस समय जब आपके पिताजी आपके कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे, तब आपको कैसे फील हो रहा था? बॉक्स का इंसिडेंट बस वह लास्ट सिनेरियो था जब उन्हें मुझ पर शक हुआ था, लेकिन वह विशेष रूप से काफ़ी नर्वस एक्सपीरियंस था। क्या अन्य कोई एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं? कोई क्लोज कॉल्स? एक बार उन्हें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिले थे जो मैंने मम्मीफाइड करके रखे थे। जब उन्होंने देखा तो उन्हें यह बिल्कुल भी असली नहीं लगा। उन्हें लगा जैसे ये कोई एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने बाज़ार से खरीद कर लाए हो। और अन्य मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहूँगा। क्या आप गिरफ्तार होने से राहत महसूस कर रहे हैं? वो मेरा हिस्सा है, बस मेरा हिस्सा, और किसी का नहीं। इसे एक्सप्लेन करो। मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मैं कोई अलग व्यक्ति हूँ। शायद इस भावना को आप जान पाए।
मेरे पास सच्चाई को फेस करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो इतने साल से कई राज अपने अंदर दफन करके रखे थे वो अब नहीं रहे हैं। सो मैं अब खुश हूँ कि मेरे सीक्रेट्स अब जा चुके हैं। आपके पिता ने मुझे बताया कि इस बुक को लिखने का कारण ये है कि जो भी मीडिया और इंटरव्यूज़ के दौरान वो कहने में नाकाम रहे वह उन्होंने इस किताब में लिखा है। वो सब चीज़ें वो तुम्हारे पास पहुंचाना चाहते थे। इसे पढ़कर आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि पापा, मुझे वास्तव में खेद है कि ऐसा हुआ है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बाहर से बहुत कुछ दिखाया गया है, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वह एक ग्रेट डैड है। आई लव यू, आई लव यू। और बिना मेरे लोगों के समर्थन के बिना मैं यहाँ तक कभी आ नहीं पाता। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं कुछ कह पाऊँगा, क्योंकि हमने जो भी राज थे वो सब खोल दिए हैं। अब ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जिसको मैं छुपा कर रखा हूँ। हम चीज़ों को केवल कांच की तरह दिखाने के बजाय अब जो वास्तविक है उसका सामना कर चुके हैं। अब हमारे पास दोनों के बीच कोई दरार नहीं है और इसी बात से मैं खुश हूँ। क्या आपको लगता है कि आप पापा के करीब आ गए हो? मुझे लगता है हाँ, मैं उनके करीब महसूस करता हूँ। मैं अब उन्हें अधिक समझता हूँ कि वह कैसे सोच रहे थे या उनके विचार क्या थे, उनकी कुछ प्रेरणाएं क्या थी, ऐसा जो किताब में नहीं है। आप जब से ऐसा कहना चाहते हैं? मैं नहीं कह सकता। मैंने बहुत सोच रखा था, लेकिन मैं अभी काफ़ी इमोशनल फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू में बहुत सी बातें सामने आई है। यह हमें थोड़ी और गहराई तक ले आया है और यह बात काफ़ी है। जब भी मैं इमोशनल हो जाता हूँ तो मैं अपनी बात क्लियर तरीके से नहीं समझा पाता हूँ। क्या आप अपनी भावना के बारे में बात कर सकते हैं? मैं जेब के बहुत करीब महसूस करता हूँ और यह तब तक रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। क्या आपको लगता है कि आपके पास कभी वे उत्तर होंगे जिनकी आप तलाश कर रहे हैं कि यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? शायद मेरे सवाल इसके ओरिजिन से जुड़े हैं। अगर वो मिल जाए तो इसके जैसे बनने वाले को बचाया जा सकता है। क्या यह अभी भी वहाँ है जेब? क्या यह कभी जाएगा? कभी पूरी तरह से नहीं जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि काश ऐसा होता, लेकिन मुझे शायद इसके साथ ही जीवन भर रहना होगा। काश मेरे पास पूरी तरह से छुटकारा पाने का कोई तरीका होता, लेकिन यह सब लगभग इतना बुरा नहीं है क्योंकि मैं अब जेल में हूँ, लेकिन वह थॉट्स हमेशा ही मेरे दिमाग में रहेंगे। क्या वह अभी भी आते हैं? हाँ, कभी कभी। क्या आप अलग है जेब? आप इस पर कैसे सोचते हैं? मैं आशा करता हूँ कि मैं अलग रहता। मैं खुश हूँ कि अब मैं उस स्थिति में हूँ जहाँ मैं इन चीज़ों को करने के लिए मजबूरी महसूस नहीं करता हूँ। मुझे खुशी है कि ये ख़त्म हो गया है। मैं पीड़ितों से और उनके परिवार से जो भी कहूँ वह सब कम ही है। मुझे नहीं पता कि मैं अपना दुख, गिल्ट कैसे व्यक्त करूँ जो मैंने उनके बेटों के साथ किया है। मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। इंटरव्यू खत्म होते ही जेब ने हमें कैजुअली उस बॉक्स को दिखाया जिसमें वह मानवीय अंग छुपा कर रखता था। वो देखो, कुछ इस तरह का वो बॉक्स था। सो दोस्तों, ये इंटरव्यू यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करना और ऐसे वीडियो आगे और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी मैं तो क्या, मैं आपसे अगली बार ज़रूर मिलूँगा अगले ने किसी वीडियो के साथ। बट तब तक के लिए